सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। साथियों, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के और सारे वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट में अलग अलग MP वर्ग 3 के लिए भी है, CTT के लिए भी है। तो आप लोग जो संस्कृत पेडागोजी है उसको तो अलग से एक मैंने बनाया हुआ है, पेडागोजी की एक लिस्ट बनाई हुई है, तो उसमें जा कर के देखें। और लगभग पेडागोजी के बहुत सारे प्रश्न कवर हो चुके हैं और मुझे भी अब प्रश्न मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो अब पेपर्स में खोजते रहता हूँ कि कौन कौन सी परीक्षाएं कब कब हुई हैं और कहाँ कहाँ पेपर मिलेंगे, तो वो भी और ढूंढ रहा हूँ। जो मेरे पास बुक थी जिनमें पेपर थे वो लगभग ख़त्म हो चुके हैं और जहाँ से भी मिल रहे हैं या फिर पता चलता है कि इस टाइम पर ये परीक्षा हुई थी तो इसमें संस्कृत के प्रश्न पूछे गए थे, तो वो भी इकट्ठे कर रहा हूँ। तो अभी जैसे ही मुझे और पेडागोजी के क्वेश्चंस मिलते हैं तो वो मैं आपको लाने की कोशिश करूँगा। लगभग 2000 से ज़्यादा प्रश्न पेडागोजी के कवर हो चुके होंगे। तो आज यहाँ पुनः इस वीडियो में हम कुछ नए प्रश्नों को जानेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये प्रश्न भी उन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं के हैं, चूँकि ये पोर्शन अलग है और पेडागोजी का अलग था, लेकिन ये उसी के साथ में था। ये मैं पेपर आपको बता देता हूँ कि ये कौन से ईयर का है। 2016 का पेपर है और ये शायद UP TET में इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। चलिए, लेकिन किसी भी TET में प्रश्न पूछे गए हों आप लोगों को लगा लेना है, क्योंकि रिपीटेशन चलता है, इस स्टेट के क्वेश्चन उस स्टेट में या फिर इस प्रकार से चल रहा है। चलिए, पहले प्रश्न से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। मेरे वर्ग 1 में जो मतलब इतने अच्छे नंबर आए हैं तो वो इन्हीं पेपर्स की वजह से आए हैं। मतलब मैंने बहुत सारे पेपर लगाए थे, जो भी संस्कृत के UP TGT PGT के पेपर हुए थे वो वाले, कहीं झारखंड TGT PGT, तो जितनी भी ये परीक्षाएं हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के मैंने क्वेश्चंस लगाए थे संस्कृत के, तो फिर बहुत अच्छा अभ्यास रहा। चलिए, सेव धातु सानच प्रत्यय लगाने पर रूप बनता है। तो सेव धातु में जब सानच प्रत्यय लगेगा तो रूप कौन सा बनेगा ये आप लोगों को बताना है। बिल्कुल से आसान है। सेव धातु और शिव धातु में सानच प्रत्यय। तो शब्द दिया हुआ है सेवमानः, पहला शब्द दिया है। दूसरा दिया हुआ है सेव, ध्यान से, सेवामानः दिया है, सेवमानः नहीं दिया है, सेवामानः। दूसरा दिया है सेवमानः। तीसरा दिया हुआ है सेवसानः और सेवानः दिया है चौथा। तो सही क्या रहेगा? जो ये दिया हुआ है सेवमानः, ये होगा सही, जिसमें धातु कौन सी है? सेव धातु है और प्रत्यय कौन सा है? सानच प्रत्यय है। तो शब्द क्या बनेगा? सेवमान। जो शब्द दिया हुआ है ये सेवमान शब्द बनेगा, ये रहेगा सही उत्तर। आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। धा धातु से त्वा प्रत्यय का योग होकर शब्द बनता है। तो धातु कौन सी है? धा धातु है और धा धातु में जब त्वा प्रत्यय लगेगा तो आपको थोड़ा सा और एक चीज़ याद रखना है कि धा धातु से जब भी बनेगा तो धा को ही होता है, दधा तेर ही एक सूत्र है उससे, तो थोड़ा सा आपको याद रखना है और ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो धा धातु के योग में जब त्वा प्रत्यय लगेगा तो हित्वा बनेगा, धात्वा नहीं बनेगा, धायित्वा नहीं बनेगा, ना धोत्वा बनेगा। और अपन जब नहीं पढ़ते हैं तो क्या लगा देते? धात्वा लगा देते। लेकिन सही क्या है? जो हित्वा दिया हुआ है ये रहेगा सही। और क्योंकि धा धातु का हन आदेश होकर त्वा प्रत्यय से हित्वा बनता है तो ये हो सकता है, हाँ ये रहेगा सही। ठीक, तो D होगा यहाँ पर सही उत्तर। आगे चलते हैं। केवल वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होने वाला लकार है। तो केवल वैदिक संस्कृत में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है ये बताना है। ऑप्शन में क्रमशः दिया हुआ है लेट, लिंग, लुंग और लंग। तो वैदिक संस्कृत में केवल लेट लकार का प्रयोग होता है। कौन सा लकार? जो पहले नंबर पर दिया हुआ है लेट लकार, लेट लकार का प्रयोग किया जाता है वैदिक संस्कृत में, तो यही रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव बताना है आप लोगों को। ऑप्शन में उत्साह दिया हुआ है तो ये वीर का होता है, उत्साह मैं लिख देता हूँ। रति श्रृंगार का होता है, ये भी आप लोगों को पता होगा।
करुणा जो है ये शोक का होता है, और शोक दिया हुआ है, शोक करुण का है। हाँ, शोक करुण का है, ठीक है। तो यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव अपन को बताना था। और करुणा जो ये एक शब्द दिया हुआ है, करुणा कोई वैसा अलग से नहीं है, अपन को स्थायी भाव बताना है करुण का। तो करुण का करुणा नहीं होगा, करुण का क्या होगा, शोक होगा, शोक। जो डी नंबर वाला दिया हुआ है ये होगा सही उत्तर। आगे दिया है भीत्रार्थानाम भय हेतु, सूत्र का उदाहरण वाक्य है। तो भीत्रार्थानाम मतलब कि आपको पता ही है, भीत्रार्थानाम भय हेतु पंचमी विभक्ति का सूत्र है, जो यह सिद्ध करता है कि भी धातु एवं त्रास धातुओं से यदि भय हेतु अर्थात कारण बने, भय कारण बने या हेतु बने, तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति का विधान किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ए जो दिया हुआ है, रक्ष माम पापात, ये रहेगा सही। दूसरा दिया है वृक्षात पत्राणि पतंती, ये गलत हो जाएगा। असौ उपाध्यायात अधीते, ये भी गलत हो जाएगा। रामः पापात जुगुप्सते, ये भी गलत होगा। तो पहला वाला रक्ष माम पापात जो दिया है ये मतलब पाप से मेरी रक्षा करो, यहाँ पापात से पंचमी विभक्ति का विधान हुआ है, तो ये होगा सही। आगे चलते हैं। रामेण बाणेन हतो बाली में कर्ण है, तो यहाँ पर कर्ण बताना है कौन सा है। राम है क्या कर्ण, बाण है क्या कर्ण, राम और बाण दोनों है क्या कर्ण, या फिर बाली कर्ण है, कौन कर्ण है ये आपको बताना है। सही क्या रहेगा ये देखना है पहले तो बी नंबर वाला जो बाण दिया हुआ है ये रहेगा कर्ण। मतलब रामेण बाणेन हतो बाली, वाक्य में बाण कर्ण, राम कर्ता, ठीक है, बाली कर्म, और जो हन है वो धातु है, ठीक है। एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। जो राम यहाँ पर रामेण दिया है बिल्कुल आसान है, एक एक चीज आप लोग समझ लें, बिल्कुल से इजी है। राम क्या है, कर्ता है, ठीक है। और बाण क्या है, तो बाण अपने प्रश्न में भी दिया हुआ है, ये कर्ण है, क्या है, कर्ण है। और इसके बाद में बाली क्या है, तो बाली कर्म है। और हतो में हन धातु है, ठीक, इतना हन धातु है हतो में। तो सही क्या रहेगा ये मैंने आपको बता दिया है, बाण कर्ण है। आगे दिया है महाकवि ही शब्द में प्रयुक्त समास है। महाकवि शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त है, कर्मधारय समास प्रयुक्त है, पहला ऑप्शन है। दूसरा बहुब्रीहि समास है, तीसरा तत्पुरुष समास है, चौथा अव्ययी भाव समास है। तो महाकवि ही शब्द में प्रयुक्त समास बताना है आपको। महान साशौ कवि ही इति कर्मधारय, क्या कह रहे हैं, महान सा अशौ कवि इति कर्मधारय, मतलब बहुब्रीहि का उदाहरण यदि देखा जाए तो पीतांबर। तत्पुरुष है तो तत्पुरुष का उदाहरण जो अपन देख लें, संकुला खंड, इस प्रकार से भी अपन बोल सकते हैं। या राजपुरुष, ये अव्ययी भाव का तो अधिहरि होगा, ये उदाहरण है। तो महाकवि कर्मधारय है, पहला वाला जो दिया हुआ है कर्मधारय महाकवि, महान सा अशौ कवि इति कर्मधारय, ये होगा सही। आगे चलते हैं। पंचगंगम पद में समास है, पंचगंगम पद में कौन सा समास है ये बताना है। अव्ययी भाव दिया हुआ है पहला, दूसरा दिया है द्विगु समास, तीसरा दिया है द्वंद्व समास, और चौथा दिया है कर्मधारय समास। तो पंचगंगम पद में समास बताना था। तो पंचगंगम पद में अव्ययी भाव समास हुआ, कौन सा, जो पहला वाला दिया हुआ है यही रहेगा सही। और जो नदीभिश्च सूत्र है, इस सूत्र से संख्यावाची होने पर नदीवाची, मतलब ये कहें कि संख्यावाची होने पर भी यदि नदीवाची शब्द है, मतलब नदी को बताने वाला शब्द है, तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। देखिए पंच से आपने समझ लिया होगा कि यहाँ पर कौन सा है, द्विगु समास है, लेकिन द्विगु ना होकर यहाँ पर अव्ययी भाव समास है, क्योंकि नदीवाची शब्द है। यदि नदीवाची शब्द होगा तो फिर वहाँ पर वो समास ना होकर अव्ययी भाव होगा। तो पहला वाला रहेगा सही। वयम सह निवसामः, यहाँ स्थित स्थान हेतु उपयुक्त शब्द है।
क्या कह रहे हैं, वयम सह निवसामः। यहाँ पर उपयुक्त पद क्या होगा, तो वयम आनंदात सह निवसामः, आनंदम सह निवसामः, आनंदेन सह निवसामः, या फिर आनंदस्य सह निवसामः, ये कह रहे हैं। तो क्या रहेगा सही, जो सी नंबर वाला दिया है, जो सी नंबर पर दिया हुआ है यही रहेगा सही। वयम आनंदेव सह निवसामः, या फिर ये कहें कि आनंदेन सह निवसामः, ये होगा सही, आनंदेन सह निवसामः। तो सह, साकम, समम, सार्धम जो ये शब्द हैं इनके साथ तृतीया विभक्ति का योग होता है तो आनंदेन लगेगा यहाँ पर। यहाँ पर ये पंचमी है, ये भी नहीं होगा, और ये षष्ठी है तो यहाँ तो लगना ही नहीं था, तो आनंदेन होगा। उपसर्गों की संख्या मानी गई है, बिल्कुल से आसान है, आप लोगों को पता ही है उपसर्ग कितने होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं, प्रा, परा, अप, सम आदि। अस्वस्थः में समास होगा, तो ऐसे ऐसे शब्द मिलते हैं, बहुत अच्छे शब्द हैं। अस्वस्थः में समास होगा, तो विग्रह क्या होगा पहले तो ये देखना है। ऑप्शन में तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु और अव्ययी भाव दिया है, तो अस्वस्थः में कौन सा, तत्पुरुष समास होगा। और इसके अलावा एक और हो सकता था, नए तत्पुरुष जो एक होता है वो भी आपको यहाँ पर लिखा मिल सकता है, मतलब न स्वस्थः इति अस्वस्थः, नए तत्पुरुष समास होगा यहाँ पर, ये होगा सही पहला वाला। चलिए, जटाभिः इयति, क्या कह रहे हैं, जटाभिः इयति, तो इस वाक्य में प्रयुक्त तृतीया विभक्ति का विधायक सूत्र है जटाभिः इयति। तो कौन सा सूत्र है यहाँ पर तृतीया विभक्ति विधायक। अब देखिए, यदि आप लोगों ने सूत्र पढ़े होंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि जटाभिः इयति है मतलब इत्थम भूत लक्षणम, बिल्कुल आसान, डायरेक्ट ही आपको समझ में आ जाएगा। इत्थम भूत लक्षणम जो सूत्र है ये सही है। उसका अर्थ क्या होगा, जटाओं से लग रहा है कि ये तपस्वी है। ये आगे, चिरात शब्द द्योतक है। चिरात किसका द्योतक है, ये दूरी का द्योतक है, समय का द्योतक है, ऊंचाई का द्योतक है, या चिरंजीवी का द्योतक है। तो दिया हुआ है चिरात, ध्यान से, तो ये समय का द्योतक है, मतलब बहुत काल से, ये बोलते हैं ना चिरात, चिरकाल से, ये भी मतलब कि प्राचीनता का द्योतक भी अपन से मान सकते हैं, तो समय का पर्याय भी अपन इसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो बी है ये रहेगा सही। दिया है षण्णवति। षण्णवति पद संख्या बोधक है, ठीक है, तो इसका संख्या बोधक पद क्या है, हाँ, षण्णवति का को संख्या में क्या लिखेंगे, षण्णवति ही पद संख्या बोधक है। इसका संख्या बोधक क्या है, 60 है, 69 है, 96 है, या 76 है। तो क्या होगा सही, षण्णवति, जो सी नंबर वाला दिया हुआ है 96, तो ये होगा हमारा सही उत्तर, षण्णवति ये रहेगा सही उत्तर। और षष्ठी जो है इसे 60 को बोलते हैं षष्ठी। इसके अलावा 69 को क्या बोलते हैं, तो नवषष्ठी भी बोल सकते हैं, या फिर एकोन सप्तति भी बोल सकते हैं। और 76 को क्या बोलते हैं, तो 60 सप्तति या फिर 60 सप्तति भी इसको बोल सकते हैं। ये आसान शब्दों में है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो अपना सही उत्तर है षण्णवति, तो 96। चलिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। युवाम अगच्छत, तो युवाम के साथ और अगच्छत का प्रयोग नहीं होना था, अगच्छतः जो बीच वाला था उसका होना था, क्योंकि त्वम युवाम 2 लोग थे ना, यहाँ तो बहुत सारे लोगों के लिए प्रयुक्त कर दिया है। भवान तत्र गच्छन्ति, तो यहाँ पर गच्छति होना था भवान के साथ, यहाँ भा कर लें, बड़ा वाह कर लें, भवान तत्र गच्छन्ति, तो ये भी गलत हो जाएगा। भवान के साथ साथ गच्छन्ति नहीं आता, गच्छति होना चाहिए। वयम दृश्यावह, तो ये तो डायरेक्ट ही गलत है। आसनम अधितिष्ठति, ये सही है, मतलब अधि उपसर्ग पूर्वक तिष्ठ धातु का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल से सही है। स्था धातु का प्रयोग हुआ है, अधि उपसर्ग पूर्वक तिष्ठ जो शब्द दिख रहा है तो स्था धातु है,
और अधि शब्द है, बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला डी रहेगा सही। मैंने गलती से तिष्ठ बोला है, स्था धातु, ठीक, ये रहेगा सही। वो है ना अधि सिंह स्था साम कर्म, तो उससे होता है सब, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल से आसान है। आगे, सर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण नहीं है। अब देखिए ये थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा, पहले तो आपको इस प्रकार से बनाने आने चाहिए प्रत्याहार। बिल्कुल आसान है, आप लोग माहेश्वर सूत्रों को पढ़ के और प्रत्याहार निकालना सीख जाएं कि ऐसे ऐसे प्रत्याहार बनते हैं, बिल्कुल से आसान है। और फिर आपको उनमें से लगाना है क्या हमारे इस प्रत्याहार के अंतर्गत ये वर्ण आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ सा दिया है, सा दिया है, शा दिया है और रा दिया है। कौन सा वर्ण सर प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये जो रा दिया हुआ है ये वर्ण नहीं आता है, यही रहेगा सही। आगे, माहेश्वर सूत्रों में निम्न में से कौन सा सूत्र सूत्रांत में 2 बार प्रयुक्त हुआ है? सूत्रांत में 2 बार प्रयुक्त कौन सा वर्ण हुआ है, ये आपको यहाँ पर बताना है। मतलब माहेश्वर सूत्र यदि आपने पढ़े होंगे तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से बता सकते हैं। क्या रहेगा सही, ये बताना है। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है, जिनमें आ ई उ ण, जो इसमें ए ण का प्रयोग हुआ है, ये एक जगह यहाँ पर हुआ है आई उण, और एक हुआ है लण, ये वाला यहाँ पर भी हुआ है। तो ये 2 बार आता है, जबकि ला, चा और शा ये वर्ण सूत्रांत में 1 बार ही आते हैं। ये भी बार बार आते हैं, ला जो है ये भी आता है, ये चा भी है, एक शा भी है, सा ये, लेकिन सूत्रांत में एक ही बार आते हैं। सूत्रांत शब्द दिया है ना सूत्र के अंत में, तो लण आता है एक, और आई ई उड़ ये आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या रहेगा सही? जो डी दिया हुआ है ये रहेगा सही उत्तर। ठीक, आज के लिए इतने ही प्रश्न रहने देते हैं। आगे पुनः अगले वीडियो में और भी जो प्रश्न हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।